नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे काव्य दोष। सबसे पहले हम काव्य दोष की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में आरपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे पहले हमने शब्द शक्ति का टॉपिक पढ़ा और काव्य गुण का टॉपिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वो दोनों कक्षाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपने वो दोनों कक्षाएं नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको आनंद आने वाला है। तो लीजिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये अपनी बुक है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बुक है। इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि सबसे पहले हमने प्रश्न दिया और उसके बाद में उसकी व्याख्या। मान लो पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने आदिकाल दिया और आदिकाल से संबंधित सारे प्रश्न दिए और उसके बाद में संपूर्ण आदिकाल का व्याख्यात्मक हल इस बुक के अंदर किया गया है। इसी प्रकार सारे टॉपिकों को इसी आधार पर हमने तैयार किया और इसी प्रकार हमने इन सभी प्रश्नों की व्याख्याएं की है। तो ये बुक आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हो या फिर तैयारी कर लो, ऑनलाइन ऐप से भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है अपना काव्य दोष। काव्य दोष, सबसे पहले हम काव्य दोष की भूमिका पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनता है, लेकिन समझने के लिए भूमिका को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? कभी कभी परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा ये सबसे आसान प्रश्न होगा आपके। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है। जो काव्य की रस की क्या करती है? हानि करती है। वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्षक तत्व ही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। और हमने काव्य गुण के अंदर पढ़ा था कि रस के उत्कर्षक तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। तो ये क्या है? काव्य गुण का विलोम है, काव्य गुण का उल्टा है। जैसे सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का समस्त आनंद आनंद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद को वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। संस्कृत के आचार्यों द्वारा काव्य दोष से संबंधित कुछ बातें बताई गई, कुछ लक्षण दिए गए जो इस प्रकार है। हालांकि यहाँ से ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि काव्य दोष के बारे में कौन से विद्वान ने क्या कहा, ये बिल्कुल प्रश्न नहीं बनेगा। अगर प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार आपका प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ से आपकी ऐसी लाइनें आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको पढ़ना चाहिए। तो आचार्य वामन ने गुण विपर्यात्मनो दोषा, यानी कि गुणों के विरोधी तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रस अपकर्षका दोषा, अर्थात रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें क्या कहलाती है? दोष कहलाती है। रस या काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें क्या कहलाती है? दोष कहलाती है। फिर आचार्य मम्मट ने कहा कि मुख्यार्थ हतिर दोष, यानी कि काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही क्या है? दोष है। मुख्य अर्थ के अंदर हानि या फिर रस की हानि क्या है? दोष है। यह आचार्य मम्मट ने कहा। आचार्य जयदेव ने उद्वेग जन को दोष है, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बातें क्या कहलाती है? दोष। उद्वेग का अर्थ होता है व्याकुलता या फिर अधीरता, उत्पन्न करने वाली बातें क्या कहलाती है? काव्य दोष कहलाती है। दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके शब्द दोष है, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा रस दोष। ये दोष के प्रकार है और हमारे दिए गए हैं शब्द दोष। और जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जितने दोष दिए गए हैं उनको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रमुख दोषों का विवेचन, और उनमें से सबसे प्रमुख दोष है आपका श्रुति कटुत्व दोष। ये आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंदर दिया गया है। मैंने इसके अंदर उन्हीं चीजों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फालतू एक भी चीज को मैंने इस कक्षा के अंदर शामिल नहीं किया है।
और पूरी उम्मीद है कि आपका प्रश्न इस कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, श्रुति कटुत्व दोष, पहला प्रश्न बनने की संभावना यही रहती है कि आपका प्रश्न परिभाषा में से बनेगा। परिभाषा में से कैसे बनेगा? जब काव्य में उद्वेगजनक परुष या कठिन वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो जो कानों को क्या लगे, अप्रिय लगे, वहां दोष कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व दोष। याद रखिएगा, जब काव्य में उद्वेगजनक परुष या कठिन वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो जो हमारे कानों को क्या लगे, अप्रिय लगे, वह दोष कौन सा? श्रुति कटुत्व दोष। मूर्धन्य वर्ण यानी कि ट वर्ग और संयुक्त वर्ण साधारणतः परुष और श्रुति कटु होते हैं। यानी कि हम सुनते हैं तब हमारे कानों को क्या लगते हैं, मतलब अप्रिय लगते हैं। काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसको सुनने से कानों को कर्कश या कर्णकटु, कठोरता, अप्रियता या कड़वाहट आदि का बोध होता हो, वह दोष कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व दोष। तो पहला प्रश्न बनने की संभावना यहीं से रहती है। परिभाषा देके कि निम्नलिखित में से कौन, परिभाषा दे देंगे आपको और फिर पूछेंगे ये कौन सा दोष है। फिर उदाहरण देखिए, कब की एकटक डटी रही टटिया अंगुरन टारी। अब आप सुनते ही आपको कानों को क्या अप्रिय लग रहे हैं, ये वर्ड, ये सब देखिए, एकटक, डटी, टटिया ये हमारे कानों को क्या लग रहे हैं? अप्रिय लग रहे हैं। या श्रृंगार रस के प्रसंग में ट वर्ग के परुष वर्णों, परुष का अर्थ होता है कठोर वर्णों वाले शब्दों, जैसे एकटक है, डटी है, टटिया है, इनका प्रयोग कानों को क्या लगता है? उद्वेगजनक लगता है, अप्रिय लगता है और हमारे कानों में व्याकुलता का क्या करता है? संचार करता है। ये आपके श्रुति कटुत्व दोष। अब प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा। आपको पहले उदाहरण देंगे और उसके बाद में देंगे, पूछेंगे कि इस उदाहरण के अंदर कौन सा काव्य दोष है। उदाहरण देखिए आप, पावन पद वंदन करके प्रभु कब कातार्थ्य मिले मुझको। ये जो कातार्थ्य शब्द है इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। फिर है शीतल छाया, सांस्कृतिक सूर्य, यहाँ भी कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष। यहाँ से ये उदाहरण आपके हूबहू पूछे जाएंगे। उदाहरण अगर आपसे पूछेंगे तो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा उदाहरण कोई भी। तीसरा है कातारती तब होंगी प्रिय मिलन को आय। ये भी इसके अंदर कौन सा दोष? श्रुति कटुत्व दोष। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयो उत्कृष्टता, करती विचारो उत्कृष्टता। यहाँ देखिए, पहले कठिनतर शब्द दिया गया, ये श्रुति कटुत्व दोष। इसमें एक दृष्टता शब्द दिया गया, यहाँ भी कौन सा दोष? श्रुति कटुत्व दोष। फिर ये दोनों बड़े बड़े शब्द विषयो उत्कृष्टता और विचारो उत्कृष्टता, इनके अंदर भी कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष। फिर है लटकी लटकी लटकतु चलत, डटतु मुकुट की छा, चटक भरियो नट मिली गयो, अटक भटक बटमा। यहाँ आप देख रहे हो सीधी बात, ट वर्ग की बार बार आवृत्ति हो रही है। और ट वर्ग कैसा है? परुष या कठोर वर्ग है, कठोर वर्णों का वर्ग है। तो आप देख सकते हो इन सभी शब्दों के अंदर क्या है? श्रुति कटुत्व दोष। और उदाहरण आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। और ये जो उदाहरण था ये बहुत प्रचलित उदाहरण है श्रुति कटुत्व दोष का। तो उम्मीद करता हूँ ये श्रुति कटुत्व दोष आपको समझ में आ गया होगा। वीर, रौद्र आदि के प्रसंग में श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग दोष नहीं वर्ण क्या माना जाता है? गुण माना जाता है। वीर रस के प्रसंग में या रौद्र रस के प्रसंग में अगर श्रुति कटु शब्द आपको दिखाई पड़े तो वहां वो काव्य दोष नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? काव्य गुण माना जाएगा। ये लाइन कथन देकर आपसे पूछी जा सकती है। बाकी आपसे उदाहरण यहीं से देखने को मिलेंगे। जितने उदाहरण बन सकते थे वो सारे उदाहरणों का समावेश मैंने इस कक्षा के अंदर कर लिया है। दूसरा दोष है आपके सिलेबस में ग्राम्यत्व दोष। जब शिष्ट समाज में या शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द ग्रामीण या गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो,
वहां दोष कौन सा होगा? ग्राम्यत्व दोष। वहां दोष कौन सा हो जाएगा? ग्राम्यत्व दोष। कैसे शब्द? असंस्कृति सूचक शब्द, जो अपनी भाषा में बोलते हैं ओछा शब्द। कैसा? छोटा शब्द या ओछा शब्द। जब शिष्ट समाज में या शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द ग्रामीण या गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो, वह ग्राम्यत्व दोष होता है। ये आपके परिभाषा देकर भी पूछी जा सकती है कि इसका किस काव्य दोष की परिभाषा है। उदाहरण देखिए आप, मूड पे मुकुट धरे सोअत है गोपाल। या जो मूड शब्द है ये गंवारू शब्द है, और जिसका प्रयोग शिष्ट साहित्य में नहीं होता है। मूड का अर्थ क्या होता है? मस्तक होता है। अपन अपनी ग्रामीण भाषा में क्या बोल देते हैं? मस्तिष्क को मूड बोल देते हैं, और वो क्या है? ग्राम्यत्व दोष है। याद रखिएगा, मूड शब्द को ध्यान में रखिएगा। उदाहरण देखिए, मचक मचक मत चलो। मचक मचक मत चलो, इसमें मचक मचक शब्द क्या है? गंवारू शब्द है। लचक लचक मत चलो, उसका सही प्रयोग इस प्रकार होगा। तो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग आपको जिस काव्य के अंदर जहां भी दिखे आप आराम से समझ जाओगे, या असंस्कृति सूचक शब्द जहां भी दिखे उसको आप समझ जाओगे कि हमारे उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे समाज के अंदर क्या है? मतलब वर्जित है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ने आऊं? ये ग्रामीण शब्द है, द्वार। और द्वार मतलब द्वार। यहाँ द्वार शब्द ग्रामीण बोलचाल का है, और इसका द्वार का हिंदी शब्द क्या होगा? द्वार। भोजन बनावे नीको न लगे। भोजन बनावे नीको न लागे, पाव भर दाल में सवा पाव नूनवा। भोजन बनावे नीको न लगे, मतलब नीको का अर्थ होता है अच्छा, और पाव भर दाल में सवा पाव नूनवा। नूनवा मतलब नमक। यहाँ भी दोनों ही शब्दों के अंदर कौन सा प्रयोग? ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे, ये ग्रामीण शब्द। इस गाल नहीं, क्या कपोल का प्रयोग होगा। यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग होना चाहिए था? कपोल शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, मतलब मूड का अर्थ मस्तिष्क, मुंडाई का मतलब टकला हो जाना, हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए। ये भी शब्द कौन सी? ग्रामीण शब्द है। तो जहां भी ये उदाहरण आपको दिखाई दे तो वहां कौन सा दोष हो जाएगा? ग्राम्यत्व दोष होगा। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यही उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पड़े झटोले में रहे नींद ने आई राती। झटोले मतलब जो टूटी फूटी चारपाई होती है घर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? झटोले, खटोले। तो इस प्रकार ये ग्रामीण शब्द का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। अली पास पोडी भरे मोही किन पोडन देत। पोडी का मतलब होता है पोड़ना या सोना। ये भी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। धुन है ये गोरमदाइन नाही। धनु है ये गोरमदाइन नाही। धनु कहते हैं गाय को, ये गाय है, ये गोरमदाइन नहीं। गोरमदाइन कहते हैं ग्रामीण शब्दों के अंदर, ग्रामीण भाषा के अंदर दुधारू गाय को क्या कहते हैं? गोरमदाइन। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, कैसा शब्द है? ग्रामीण शब्द है, गंवारू शब्द है। चपल चारू लोचन चलते थे, ढेडुआ की आंखिन से नित्य। ढेडुआ कहते हैं काले मुंह वाले बंदर को, और ये ग्रामीण भाषा के अंदर काले मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं? ढेडुआ कहते हैं। याद रखिएगा। ये थे आपके उदाहरण कौन से दोष के? ग्राम्यत्व दोष के। कौन से दोष के? ग्राम्यत्व दोष के। इससे बाहर आपका उदाहरण नहीं जाएगा। अब आपका तीसरा, अप्रतित्व दोष। ऐसे शब्द जो केवल शास्त्र में ही प्रसिद्ध है और उनका प्रयोग लोक व्यवहार में करना अप्रतित्व दोष माना जाता है। याद रखिएगा, ऐस काव्य में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग जो केवल शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, अगर उनका प्रयोग हम लोक व्यवहार में करेंगे तो वहां दोष कौन सा माना जाएगा? अप्रतित्व दोष। ये परिभाषा ऐसे कैसे देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग केवल शास्त्र में हो परंतु शास्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार से भिन्न अर्थ में कल्पित कर लिया जाए, वहां दोष कौन सा? अप्रतित्व। आपको पता है मैंने काव्य गुण से संबंधित भी एक एक दो दो परिभाषाएं लिखाई, क्योंकि आरपीसी आपको लैंग्वेज चेंज करके भी परिभाषा पूछ सकती है। तो जितनी भी
परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है, उन सारी परिभाषाओं का समावेश इसके अंदर मैंने किया। तो याद रखिएगा, जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग केवल शास्त्र में हो परंतु शास्त्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार से भिन्न अर्थ में कल्पित कर लिया जाए, वह दोष कौन सा? अप्रतित्व दोष। कौन सा दोष? अप्रतित्व दोष। उदाहरण देखिए, ये बहुत प्रचलित उदाहरण है। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समाज। यहाँ आशय का अभिप्रेत अर्थ तो क्या होता है? वासना होता है, पर इस अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। मतलब आशय का अर्थ वासना होता है और इसका इस शब्द का जो प्रयोग है केवल कहाँ होता है? योग शास्त्र में ही होता है। हम यहाँ पर अलग अर्थ कल्पित कर लेते हैं। आशय का मतलब क्या? आशय आपका क्या उद्देश्य है इसके पीछे, वो अर्थ। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग सही नहीं है, इसका यह अर्थ योग शास्त्र में प्रसिद्ध है, अपने यहाँ नहीं। इसलिए दोष कौन सा हो जाएगा? अप्रतित्व। परिभाषा क्या कहती है कि जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग केवल शास्त्र में ही प्रचलित हो और उनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लोक व्यवहार में करते हैं और अर्थ अलग लेते हैं, तो यहाँ दोष कौन सा माना जाएगा? अप्रतित्व दोष। अन्य उदाहरण देखिए, यह तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। यह तेरे अनुभव। यह अनुभव का अर्थ क्या होता है? चेष्टाएं होता है, पर इस शब्द का अर्थ अलंकार शास्त्र में ही पारिभाषिक शब्द के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। अनुभव पढ़ते हो, रस के अंदर रस वाला टॉपिक पढ़ते हो, तब कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, तो उसका प्रयोग है वो अलंकार शास्त्र में पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह इसका साधारण अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो अप्रतित्व दोष का उदाहरण माना जाएगा। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग क्या जल के अर्थ में हुआ है? किसके अर्थ में हुआ है? जल के अर्थ में हुआ है, जो लोक व्यवहार में क्या है? अप्रचलित है। लोक व्यवहार में हम इसका अर्थ क्या ले लेते हैं कि गोदावरी नदी क्या है? जहर से भरी हुई है, मतलब ये अर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोष कौन सा माना जाएगा? अप्रतित्व दोष। तो ये 3 उदाहरण थे और ये 3 उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। दूसरा उदाहरण, यह तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। और तीसरा जो उदाहरण है आपके, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। ये शब्द आप पकड़ लेना और ऐसे शब्द दिखे वहां दोष कौन सा कर देना? अप्रतित्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, वहां दोष कौन सा होगा? क्लिष्टत्व दोष। मतलब आपको काव्य को पढ़ने के बाद सीधा सीधा आपको अर्थ समझ में नहीं आए और अर्थ को समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, वहां दोष कौन सा माना जाएगा? क्लिष्टत्व दोष। याद रखिएगा, कौन सा दोष? क्लिष्टत्व। जहां काव्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थबोध करने में क्लिष्टता या कठिनाई उत्पन्न हो, सरलता से उसका अर्थ समझ में नहीं आए, वहां दोष कौन सा हो जाएगा? क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए आप, हेम सूता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति ने फेर। अब इसका अर्थ समझने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, इस पंक्ति में हेम, सूता, पति, वाहन शब्द का अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता। हिमालय की सूता, हेम मतलब हिमालय, सूता मतलब पुत्री, कौन? पार्वती। फिर है पार्वती के पति, मतलब सूतापति, पार्वती के पति, कौन? शिव। और फिर है शिव के वाहन, शिव का वाहन, कौन सा? बैल। कौन सा? बैल, अर्थात मूर्ख। प्रिय, तुम इसमें रति ने फेर। मतलब इतना मुश्किल से आपको अर्थ यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो वहां दोष कौन सा? क्लिष्टत्व दोष। हिमालय की सूता पार्वती और पार्वती के पति शिव और शिव के वाहन अर्थात बैल अर्थात मूर्ख, तो वहां दोष कौन सा? क्लिष्टत्व दोष। क्योंकि सीधा सीधा अर्थ आप यहाँ पर निकाल ही नहीं पा रहे हो, बहुत माथापच्ची करनी पड़ी तब जाके ये अर्थ आपसे निकला। दूसरा उदाहरण बहुत प्रचलित उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। कृष्ण मंदिर के अर्ध भाग की अवधि का बताकर गए थे, पर सिंह के आहार बीते जा रहे हैं। सिंह के आहार बीते जा रहे हैं। या मंदिर अर्ध का अर्थ क्या है?
15 दिन। और हरि आहार का अर्थ क्या है? महीना। सहज ही समझ में नहीं आता, आसानी से समझ में नहीं आता। तो मंदिर मतलब भवन का आधा अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन, हरि अर्थात सिंह का आहार, आहार क्या? मास, आहार क्या? मास। एक तो मास और दूसरा महीना, ये अर्थ निकाल देते हैं। मतलब सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे हैं, बहुत माथापच्ची करनी पड़ रही है। तो वहां दोष कौन सा? दोष कौन सा? क्लिष्टत्व दोष। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। यहाँ अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? लंकापुरी का पति कौन? रावण। फिर रावण पति को जो भ्राता तासु मतलब उसका भाई कौन? कुंभकर्ण। उसका भाई कौन? कुंभकर्ण। लंकापुरी का राजा और उसका भ्राता मतलब भाई कौन? तासु मतलब उसका कौन? कुंभकर्ण। प्रिया नहीं आवती, और प्रिया कौन है उसकी? निंद्रा, मतलब उनको नींद नहीं आवती। ये अर्थ इसका निकल रहा है, और इसका अर्थ निकालने में बहुत दिक्कतों का सामना हमने करना पड़ा, तब जाके अर्थ निकला। दोष कौन सा? क्लिष्टत्व दोष। सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुग्यो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, चाहे आप सलेश अलंकार के अंदर पूछो, चाहे यहाँ से कोई सा भी सारंग शब्द उठाकर आपसे पूछ लेगी सारंग का अर्थ बताइए। बहुत बार प्रश्न, चाहे काव्य दोष में पूछ लो, चाहे अलंकार में पूछ लो, चाहे अर्थ के संदर्भ में पूछ लो, ये पंक्ति आपको बहुत बार देखने को मिलती है। इस पद में प्रयुक्त सारंग शब्द के विभिन्न अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आते। एक सारंग, इस पहले सारंग का अर्थ क्या होता? घड़ा। दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी, मतलब सारंग ले सारंग चलियो, सारंग मतलब घड़े को लेकर सुंदरी चली। फिर तीसरे सारंग का अर्थ बादल मतलब वर्षा। फिर चौथे सारंग का अर्थ अर्थ वस्त्र या धोती। फिर पांचवें सारंग का अर्थ घड़ा। फिर छठे सारंग का अर्थ है सुंदरी। फिर सातवें सारंग का अर्थ है सरोवर। यहाँ मतलब धोती को भीगने से बचाने के लिए घड़े में दिया और स्वयं जल में चली गई। ठीक है, तो ये सारंग के आपके 7 सारंग शब्द, और इन 7 सारंग के जो अर्थ है वो क्रम से यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोष कौन सा? आपके क्लिष्टत्व दोष। फिर आपके अजा सहेली तासु रिपु जननी भरतार, ताके सूत के मीत को सुमरो बारंबार। क्या आप सीधा ही अर्थ यहाँ पर निकाल पा रहे हो? अजा किसको कहते हैं? बकरी को। और बकरी की सहेली कौन? बकरी की सहेली भेड़। बकरी की सहेली कौन? भेड़। फिर भेड़ तासु मतलब उसकी, रिपु। फिर भेड़ की शत्रु कौन? भेड़ की शत्रु कौन? जो कांटे होते हैं, जो भुरट होता है, भुरट कांटा होता है, कंटीली घास होती है, वो भेड़ की क्या होती है? शत्रु। ऊन के लग जाती है तुरंत ही। फिर है उस जननी, जननी किसकी? उन कांटों की जननी, कांटों की जननी कौन? पृथ्वी। और फिर पृथ्वी के भ्रतार, जननी के भ्रतार। भ्रतार कौन? भ्रतार मतलब स्वामी, इंद्र। स्वामी इंद्र। फिर ताके मतलब उसके सूत, इंद्र के पुत्र, सूत का अर्थ होता पुत्र, इंद्र के पुत्र कौन? अर्जुन। फिर अर्जुन के मीत, और अर्जुन के मीत कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सुमिरो बारंबार। यानी कि इसका अर्थ निकालने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और यहाँ दोष कौन सा? क्लिष्ट दोष। यहाँ कृष्ण अर्थ अभिष्ट है, जिसे पाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अगला उदाहरण, नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी को भरजे हम खात। नखत वेद ग्रह जोरी मतलब जोड़े, अर्ध करी मतलब उनको आधा किया, को बरजे हम खात। बरजे मतलब रोकेगा, को मतलब कौन, हम जब खाएंगे। क्या? जहर या विष। यहाँ गोपियां कहती है कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नखत, नक्षत्र कितने होते हैं? 27, वेद कितने? 4, और ग्रह कितने? 9, इनको जोड़कर टोटल हुए 40, और उसका आधा कितना होता है? 20, और 20 का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है? विष। खा लें तो हमें कौन रोकेगा? हमें कौन रोकेगा? तो यहाँ अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। दोष कौन सा? क्लिष्टत्व दोष। फिर आपके अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित
या अनुचित हो। इतनी सी लाइन ध्यान रखना, जब वाक्य में शब्द का जो क्रम है वो वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो, वहां दोष कौन सा? अक्रमत्व दोष। यह कैसा दोष है? ये एक व्याकरणिक दोष है। यह वाक्य शुद्धि के अंदर पढ़ते ही हो, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। काव्य में जब शब्दों की योजना यथोचित अनुक्रम में न होकर क्रम भंग के साथ हो तो वहां कौन सा? अक्रमत्व दोष। कौन सा दोष? अक्रमत्व दोष होता है। कैसे? उदाहरण देखिए, ए मानुषी भूमि ए बांदरी करो। ए मानुषी भूमि ए बांदरी करो। भूमि को मनुष्य और बांदरों से हीन कर दूंगा। जो भूमि है उस भूमि को मनुष्य और बांदरों से क्या कर दूंगा? हीन कर दूंगा। यहाँ अमानुषी शब्द भूमि के पूर्व नहीं किंतु पीछे आना चाहिए। यहाँ जो अमानुषी जो शब्द दिखाई दे रहा है वो भूमि से पहले नहीं, वो भूमि से क्या आना चाहिए था? बाद में आना चाहिए था। अन्यथा ये अर्थ निकलता है कि मनुष्य हीन भूमि को बांदरों से रहित कर दूंगा। ये अर्थ निकलता है। सही अर्थ क्या होता? ये भूमि को मनुष्य और बांदरों से हीन कर दूंगा। लेकिन ये जो शब्द है अमानुषी, ये भूमि से पहले आ गया, ये आना बाद में चाहिए था। इसलिए इसका अर्थ सही तरीके से निकाले तो क्या होगा? मनुष्य हीन भूमि को बांदरों से रहित कर दूंगा। और यहाँ दोष कौन सा? अक्रमत्व है। सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई जनु सबन की हृदय हृदयावली भूपाल। यहाँ की जो शब्द है, ये की वर्ण आपको दिखाई दे रहा है। ये विभक्ति प्रत्यय की विभक्ति जो प्रत्यय है वो भूपाल शब्द के बाद आना चाहिए था। सॉरी, ये वाला नहीं, ये जो की शब्द है ये जो शब्द है वो भूपाल शब्द के बाद में आना चाहिए था। और यहाँ दोष कौन सा हो गया? अक्रमत्व दोष। तो ये आपको लाइन है, ये जो उदाहरण है आपको याद रखने हैं। थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी जादू भरी मुरली का पति राधिका की। पति राधिका की। यहाँ पति शब्द राधिका के बाद आना चाहिए था। राधिका पति, पति तो राधिका, पति तो राधिका का होता है। तो राधिका के बाद में क्या शब्द आना चाहिए था? पति शब्द आना चाहिए था। तो दोष कौन सा हो गया? अक्रमत्व। घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। यहाँ जननी हरि शब्द में हरि जो शब्द है वो जननी के पूर्व होना चाहिए था। ये शब्द जननी से पहले होना चाहिए था। राधा हरि की जननी यशोदा को घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। ये आपके अक्रमत्व दोष के उदाहरण थे। अब है आपके दुष्क्रमत्व दोष। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो। शब्द पकड़ने आपको शास्त्र और लोक, उस हिसाब से अगर अनुचित हो तो वहां दोष कौन सा? दुष्क्रमत्व। और अगर क्रम आपकी व्याकरणिक दृष्टि से क्रम भंग हो, अनुचित क्रम हो, वाक्य रचना का क्रम, तो वहां दोष कौन सा? अक्रमत्व। और यहाँ शास्त्र और लोक की दृष्टि से अनुचित क्रम हो तो वहां दुष्क्रमत्व दोष। जब काव्य में क्रम की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो वहां दुष्क्रमत्व दोष कहलाता है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। मन को खगराज को वेग लजायो। या खगराज किसको कहा गया? गरुड़ को। गरुड़ का वेग मारुत मतलब पवन से अधिक, पर मन से क्या होता है? कम। अतः खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए था। ये जो खगराज शब्द है इसका उल्लेख मन से पहले होना चाहिए था। अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर ही दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख करना यहाँ पर क्या है? व्यर्थ है। तो यहाँ कौन सा दोष? दुष्क्रमत्व दोष। यहाँ हनुमान जी की तीव्र गति की तुलना पहले तो पवन एवं मन से की गई एवं तदुपरांत उनकी गति को खगराज मतलब गरुड़ की गति से उपमित किया गया, जो कि शास्त्रविद क्रम का क्या है? गति भंग निर्दिष्ट है। भाई पहले तो उसकी आपने तुलना कर ली किसकी? पवन और मन से कर ली आपने, और उसके बाद में खगराज मतलब गरुड़ से कर दी, तो वो शास्त्रविद क्रम का क्या है? गति भंग है। तो वहां दोष कौन सा? दुष्क्रमत्व दोष। फिर दूसरा उदाहरण है राजन देव तुरंग मोही अथवा देव मतंग। या मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। मतंग कहते हैं हाथी को। मतंग किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। यहाँ जो मतंग शब्द है वो तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। मतलब मतंग जो हाथी है वो घोड़े की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। अतः पहले तो मांग आपको मतंग मतलब हाथी की होनी चाहिए, और उसके बाद में
तुरंग नहीं देगा वह मतंग कैसे देगा। मतलब पहले मांग है वो हाथी की होनी चाहिए, उसके बाद में मांग किसकी होनी चाहिए, घोड़े की। जो आदमी हाथी जो आदमी घोड़ा नहीं देगा वो हाथी कैसे देगा। तो इसलिए पहले मांग हमेशा बड़े की करनी चाहिए और उसके बाद में छोटी वस्तु की मांग करनी चाहिए। तो यहाँ दुष्कर्मत्व दोष है। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस पंक्ति में क्रम का निर्वाह लोक अथवा शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि लोक व्यवहार में पहले श्रेष्ठ वस्तु की कामना की जाती है। पहले श्रेष्ठ वस्तु की कामना की जाती है और उसकी पूर्ति नहीं होने पर निम्नतर वस्तु की मांग की जाती है। परंतु उक्त पंक्ति में याचक पहले श्रेष्ठ वस्तु है की मांग कर रहा और बाद में मदमस्त गजराज की। वस्तुतः जो घोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे पाएगा। इस प्रकार लोक व्यवहार के विरुद्ध उपक्रम होने के कारण इस पंक्ति में कौन सा दोष, दुष्कर्मत्व दोष है। नृप मतलब राजा, मोह मतलब मुझे, है दीजिए अथवा मत गजेंद्र मतलब घोड़ा दीजिए या फिर मत मतलब हाथी, हाथी मतलब गजेंद्र, हाथी को दीजिए। तो पहले मांग यहाँ पर घोड़े की, उसके बाद में हाथी की। तो ये दोष कौन सा, दुष्कर्मत्व दोष। पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 दीजिए। तो यहाँ पर भी पहले आपको 10 रुपए मांगने चाहिए थे, उसके बाद में 5 रुपए। इस पंक्ति में पहले 5 पैसे की मांग की गई और तदंतर 10 पैसों की, जो कि लोक रीति क्रम के क्या है, विपरीत है। फिर आपके मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। यहाँ पर जो मयंक है वो चंद्रमा, चंद्रमा को देखकर कमल के खिलने की बात कही गई है, जो कि लोक के क्या है, विरुद्ध है। अगर चंद्रमा या मयंक है अगर नहीं भी खिलता तो भी कमल तो जरूर खिलता। तो ये जो बात है वो लोक या शास्त्रों के विरुद्ध है। और यहाँ दोष कौन सा, दुष्कर्मत्व दोष। अब आपके अक्रमत्व और दुष्कर्मत्व दोषों में अंतर देखिए। दोनों में क्रम क्या होता है, दूषित होता है। क्रम क्या होता है, दूषित। अक्रमत्व जो दोष है उसमें क्रम व्याकरण की दृष्टि से दूषित होता है, और जो दुष्कर्मत्व में जो क्रम है वो तर्क या शास्त्र या लोक की दृष्टि से क्या होता है, दूषित होता है। यहाँ अक्रमत्व दोष देखिए, अमानुषी भूमि अबांदरी करो। जो भूमि शब्द के बाद में क्या आना चाहिए था, अमानुषी शब्द, यहाँ अक्रमत्व दोष। फिर आपका दुष्कर्मत्व, राजन देहु तुरंग मोही, तुरंग मतलब घोड़ा अथवा देहु मतंग, उसके बाद में हाथी। मतलब पहले आपको मांग बड़ी वस्तु की करनी चाहिए, श्रेष्ठ वस्तु की करनी चाहिए, उसके बाद में छोटी वस्तु की। तो यहाँ दोष कौन सा, दुष्कर्मत्व दोष। ये बात लोक या शास्त्रों के विरुद्ध कही गई, इसलिए दोष कौन सा, दुष्कर्मत्व दोष। फिर आपके क्लिष्टत्व और अप्रतित्व दोषों में अंतर क्या है, इन दोषों में भी अंतर देखिए। दोनों में अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता, ये सामान्य जानकारी। अप्रतित्व में शब्द का प्रयोग शास्त्र विशेष से पारिभाषिक अर्थ में होता है। जो अप्रतित्व दोष है उसमें जो शब्द का प्रयोग है वो शास्त्र विशेष से पारिभाषिक अर्थ में होता है। अतः जो इस शास्त्र का ज्ञाता नहीं होता उसके ध्यान में वो अर्थ नहीं आता, उस शब्द का अर्थ पता नहीं चलता। पर क्लिष्टत्व में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग नहीं होता, फिर भी अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता। माथापच्ची करने पर वह ध्यान आ ही जाता है। बहुत दिक्कतों का सामना करने पर क्लिष्टत्व दोष में अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन अप्रतित्व दोष के अंदर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। उसका अर्थ उसी को समझ में आएगा जो लोक में शास्त्रों का जो ज्ञाता है उसी को समझ में आएगा। फिर अप्रतित्व दोष देखिए, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। यहाँ आशय शब्द का अर्थ, योग शास्त्र में इस आशय का अर्थ क्या होता है, वासना, और हमें शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, इसलिए आशय शब्द का हम तो ये निकालते कि आपका क्या आशय, इस बात के पीछे या क्या उद्देश्य है, वही अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ दोष कौन सा, अप्रतित्व। फिर आपके क्लिष्टत्व दोष, हेम सूता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति ने फेर। हेम सूता पति वाहन मतलब यहाँ बैल या मूर्ख कोई भी अर्थ निकल जाता है, यहाँ आसानी से इसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो वहां दोष कौन सा, क्लिष्टत्व दोष। अब ये है आपके प्रश्न आरपीसी ने आज तक 4 या 5 प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि 2022 के बाद में 2022 वाली भर्ती के अंदर एक वरिष्ठ अध्यापक वाली भर्ती के अंदर 2 शामिल किए गए, और उसके बाद 2024 में जो भर्ती हुई उसके अंदर 2 शामिल थे, और अभी जो भर्ती हुई उसके अंदर भी 2 शामिल थे। कुल 5 या 6 प्रश्न आरपीसी द्वारा आज तक पूछे गए। किस प्रकार प्रश्न पूछे ये इससे आप पता लगा सकते हो
कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ये आरपीसी का पैटर्न है। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण है। कौन सा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष का। पहला, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, ये हम पढ़ चुके हैं। ये दोष कौन सा? अप्रतित्व दोष। कब की एकटक डटी रही टटिया अंगुरन टारी, ये पढ़ के आए हैं। दोष कौन सा? श्रुति कटुत्व दोष। फिर थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी जादू भरी मुरली का पति राधिका की, ये जो शब्द है राधिका के बाद में पति शब्द आना चाहिए था। यहाँ कौन सा दोष है? अक्रमत्व दोष है। कौन सा है? अक्रमत्व दोष। ये उदाहरण भी हम पढ़ के आए। मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए हरि आहार चली जात, यहाँ दोष कौन सा आपके? मंदिर अरद और हरि आहार, इन शब्दों का अर्थ आराम से इस काव्य का अर्थ है वो आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत माथापच्ची करने के बाद हमें अर्थ समझ में आया। और ये दोष कौन सा? अभी हम उदाहरण पढ़ के आए हैं। दोष है आपके क्लिष्टत्व दोष। कौन सा दोष? क्लिष्टत्व दोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण नहीं है। ये भी अभी पूछा गया 2025 वाली भर्ती के अंदर। अली पास पोडी भले मोई किन पोडन देत, अली पास पोडी पोडन देत, ये इसमें ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण है। ये गंवारू शब्द है दोनों, ये ग्रामीण शब्द है दोनों। मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज, मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज, मतलब चंद्रमा का मुख देखकर जो कमल है वो कमल का पुष्प है वो खिल गया। ये दोष कौन सा? ये आपके दोष है दुष्कर्मत्व दोष। कौन सा? दुष्कर्मत्व दोष। ये जो बात है वो लोक या शास्त्रों के विरुद्ध है। तनु है ये गोरमदाइन नहीं, ये गोरमदाइन शब्द क्या है? गंवारू शब्द है, ग्रामीण शब्द है। पड़े झटोले मैं रही नींद न आई राती, ये झटोले शब्द ग्रामीण शब्द है। अर्थात इन तीनों वाक्यों के अंदर ग्राम्यत्व दोष का प्रयोग हुआ, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। बाकी जो दूसरा वाक्य आपको दिखाई दे रहा है ये दुष्कर्मत्व दोष का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से काव्यांश और उसमें निहित काव्य दोष की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा जा रहा है। अमानुषी भूमि अवानरी करो, ये अमानुषी शब्द ये भूमि के बाद में आना चाहिए था, अक्रमत्व दोष, ये सत्य बात। फिर कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं, ये द्वार शब्द गंवारू शब्द ग्रामीण शब्द, ये ग्राम्यत्व दोष। अजा सहेली ता रिपु जननी भरतार ताके सूत के मीत को सुमिरो बारंबार, ये हम पढ़ के आए हैं। ये अप्रतित्व दोष नहीं है। ये कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष है। कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष है। बड़ी मुश्किल से इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अजा मतलब बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का शत्रु कांटे, फिर कांटों की जननी पृथ्वी, फिर पृथ्वी की भरतार मतलब स्वामी इंद्र, इंद्र के सूत पुत्र मतलब अर्जुन, अर्जुन के मित्र कृष्ण, और कृष्ण को सुमिरो बार बार मतलब कृष्ण का बार बार क्या करो? वंदन करो, ये असत्य है। फिर है पर क्या ने विषयो उत्कृष्टता करती विचारो उत्कृष्टता, ये दोनों शब्द हम पढ़ के आए। कौन सा? श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है। चौथा, जब क्रम की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोष होता है? लोक एवं शास्त्र, मैंने कहा जहां भी शब्द आपको दिखे कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए वहां दोष कौन सा? दुष्कर्मत्व दोष। कौन सा दोष? दुष्कर्मत्व दोष। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, उपयुक्त पद में कौन सा काव्य दोष है? इसके अंदर कौन सा काव्य दोष है आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भी आपके दुष्कर्मत्व दोष। ये खगराज जो शब्द है ये मन को के पहले आना चाहिए था। अगला प्रश्न, ये इतने ही प्रश्न थे जो आज तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें आरपीसी ने इतने ही प्रश्न पूछे। ये अपनी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बुक है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य पढ़िएगा, बहुत अलग अनुभूति होगी इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के बाद में। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ के भी आप एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास संपूर्ण कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। हिंदी व्याकरण पहले प्रश्न और उसके बाद में डिटेल व्याख्या। काव्य शास्त्र जैसा कंटेंट अभी मैंने क्लास के अंदर दिया, ऐसा कैसा कंटेंट काव्य शास्त्र के अंदर प्रश्नों के माध्यम से दिया गया। फिर हिंदी भाषा और उद्भव और विकास, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। फिर निर्धारित पाठ आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे प्रॉपर वो समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। और हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों के प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न और उन प्रश्नों की बेहतरीन व्याख्या की गई है। निश्चित रूप से ये बुक आपको लेनी चाहिए। ये आपकी बुक नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है या फिर आप तैयारी कर लो ऑनलाइन ऐप से भी मंगवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। इस कक्षा को आप एग्जाम तक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना। निश्चित रूप से इस कक्षा से बाहर आपका काव्य दोष का प्रश्न नहीं जाएगा। मिलते हैं आगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, या छंद की या अलंकार की क्लास होगी अगली हमारी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।